तो गाइस, दिस इज़ अदिति। वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 5 जो कि हमने शुरू किया था, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। आज हम ये चैप्टर ख़त्म करके ही रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खनिजों का संरक्षण, जैसा कि ये टॉपिक हमें पढ़ना था आज के दिन। खनिजों का संरक्षण। अब आप जानते हैं कि जो खनिज हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? धरती के नीचे से। तो उन्हें बनने में काफ़ी वर्ष लग जाते होंगे क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से बन रहे हैं। तो जब वो बहुत वर्षों बाद बनते हैं तो उनका संरक्षण करना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हम उनका लगातार दोहन करते रहेंगे तो वो जल्दी समाप्त हो जाएंगे और फिर उनसे हमें हानि भी पहुंच सकती है। तो ऊर्जा के संरक्षण के कई उपाय हैं। पहला तो जैसे धातु का पुनः उपयोग। जैसे मान लीजिए अगर गोल्ड का आपने कोई नेकलेस लिया, ये भी एक धातु ही है ना, तो आपने उसे अब पिघलवाया, अब उसका आपने कुछ और झुमके बनवा लिए, तो ये गोल्ड का पुनः उपयोग हो गया। और दूसरा है रद्दी धातु का प्रयोग। रद्दी धातु मतलब होता है, मान लीजिए कार, बाइक या बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, मशीन, बुलडोजर इत्यादि में जो धातुएं प्रयोग में लाई जाती हैं, जब वो मशीनें ख़राब हो जाती हैं या फिर उन मशीनों का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वो किनारे पड़ी रहती हैं, तो उन मशीनों को रद्दी में बेच देना चाहिए, तो जिससे वो जो धातु है वो पुनः प्रयोग में आ जाती है। और तीसरा प्रतिस्थापनों का उपयोग। इसमें हम प्रतिस्थापनों का उपयोग करके खनिजों का संरक्षण करते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग पे। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, आइए देखते हैं। ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन क्या होता है? मतलब एनर्जी सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। जैसा कि आप सब जानते हैं, खाना पकाने हेतु ऊर्जा आवश्यक है, ताप के लिए ऊर्जा आवश्यक है, खाना खाने के लिए भी ऊर्जा आवश्यक है। हाँ, अगर हमारे अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो हम खाना कैसे खाएंगे? बोलने के लिए भी ऊर्जा आवश्यक है, और ताप के लिए है, बिजली चलाने के लिए है, हर एक चीज़ के लिए ऊर्जा कहीं ना कहीं आवश्यक है। मनुष्य को चलना भी हो तो उसके लिए भी उसे एनर्जी यानी कि ऊर्जा चाहिए होती है। तो ऊर्जा दो तरीके की होती हैं, पहला परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा से आप क्या समझें? तो मैं बताती हूँ, वो ऊर्जा जो सदियों से जिनके बारे में हम जानते हैं, लाइक जैसे लकड़ी जला के आग लेना, लकड़ी पे खाना पकाना इत्यादि, ये बहुत ही पुरानी विधियाँ हैं ऊर्जा के उपयोग की। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत हो गया। और गैर परंपरागत क्या है? सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतादीय ऊर्जा, बायोगैसेस ऊर्जा, वो ऊर्जा जो आधुनिकीकरण में आई हैं, यानी जिनका आधुनिक विकास मनुष्यों ने किया है। परमाणु। अब हम पढ़ते हैं परंपरागत ऊर्जाएं। तो परंपरागत ऊर्जा का पहला टॉपिक क्या होगा? कोयला। तो आइए देखते हैं कोयला क्या है। कोयला जो है वो दो प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्ध है। क्या किसी को पता है कि कौन से दो प्रमुख क्षेत्रों में कोयला उपलब्ध है? अगर किसी को पता है तो आंसर को नीचे कमेंट कीजिए। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 हो गया। यह लौ क्षेत्र के गोंडवाना क्षेत्र में उपलब्ध है तथा दूसरा क्षेत्र जो है उसे टी-शियरी कोयला क्षेत्र कहते हैं। जो कोयला उत्पादन होता है उसका लगभग 98% मान लीजिए गोंडवाना क्षेत्र में मिल जाता है, तथा जो बचा हुआ 2% है वो हमें मिलता है टी-शियरी क्षेत्र में। और उत्पादन की दृष्टि से पूरे देश में जो कोयला का भंडार है वो किस राज्य को कहा जाता है? अगर किसी को इसका आंसर पता है तो वो नीचे कमेंट करें। 1 2 3 तो उत्पादन की दृष्टि से कोयला का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कहा जाता है झारखंड को, ठीक है। और कोयला झारखंड के धानबाद नामक स्थान पे मिलता है। सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? पुराना मीन्स प्राचीन, ओल्ड। अगर ये किसी को पता है तो इसका आंसर बताइए। आज बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं आप लोगों के सेशन में। तो इसका आंसर है रानीगंज, पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल रानीगंज में है सबसे पुराना कोयला का क्षेत्र, और इसे मतलब भारत का दूसरा कोयला का बड़ा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे हेडिंग पे। हाल ही में राजस्थान को बहुत बड़े क्षेत्र में पेट्रोलियम की खोज की गई है, यानी राजस्थान में एक बहुत बड़े एरिया में ऐसा मिला है जहाँ पे पेट्रोलियम उपस्थित है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के पूर्वीय तटवर्ती गोदावरी डेल्टा तथा कृष्णा डेल्टा के अन्वेषण के दौरान प्राकृतिक गैस मिलते हैं। जिस प्रकार हमें पेट्रोलियम इत्यादि चीज़ें प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश के पूर्वीय
तटवर्ती यानी जो गोदावरी डेल्टा है और जो कृष्णा डेल्टा है उसके अन्वेषण के दौरान ही प्राकृतिक गैस मिलती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पेट्रोलियम क्षेत्र बंगाल की खाड़ी, निकोबार, अंडमान निकोबार तथा अनेक द्वीप समूहों तक फैली हुई है। इसका यूज़ कैसे होता है पेट्रोलियम का? देखा जाए तो तेल बनाने में तथा अन्य चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। तेल जब भी मतलब निकाला जाता है, भूमिगत तेल जब निकाला जाता है तो वो एक प्योर फॉर्म में नहीं होता है, उसे प्योरीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जब भी मैंने बताया था कि खनिज भी अगर निकलता है तो वो एक शुद्ध रूप में हमें नहीं मिलता है, वो किसी न किसी पत्थर या अयस्क के रूप से हम परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार से जब तेल मिलता है तो उसकी अशुद्धियों को निकाल के उसे परिवर्तित करते हैं और यह जो प्रक्रिया है इसे तेल शोधक प्रक्रिया कहते हैं। वर्तमान में क्या किसी को पता है कि कितने तेल शोधक प्रक्रियाएं हैं भारत में? अगर किसी को पता है तो कमेंट कीजिए। हाँ, तो चलिए बताते हैं कि भारत में वर्तमान में कुल 17 तेल शोधक स्थान बने हुए हैं, ठीक है, जो कि सार्वजनिक रूप से चल रहे हैं, मतलब जो सार्वजनिक इंडस्ट्री, सोशल इंडस्ट्री हैं उनके अंडर में चल रहे हैं। और एक ऐसा तेल शोधक संस्थान है जो कि रिलायंस कंपनी के अंतर्गत चल रहा है और ये एक प्राइवेट तेल शोधक कंपनी है, ठीक है। और ये कहाँ है? रिलायंस इंडस्ट्री ऑफ ऑयल रिफाइनरी, ये है गुजरात के जामनगर में, ठीक है। भारत में प्राकृतिक जो गैस की प्राधिकरण थी इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन, अगर किसी को इसका आंसर पता है तो बताइए कमेंट में। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ, भारत में प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, यानी कि किस सन में हुई थी? तो चलिए आंसर बताते हैं। भारत के जो प्राकृतिक गैस प्राधिकरण थी उसकी स्थापना सन 1984 यानी कि 1984 में हुई थी, ठीक है। अब हमने परंपरागत चीज़ें तो पढ़ ली, अब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ा था हमने? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस एक्सेट्रा। तो अब परमाणु आणविक ऊर्जा, यूरेनियम और थोरियम झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। ये एक मेन हेडलाइन है, इसे आप याद कर लें कि जो यूरेनियम एंड थोरियम है वो कहाँ पाया जाता है? झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। सौर ऊर्जा, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जैसा कि हम सब जानते हैं, और सौर ऊर्जा के दोहन की संभावनाएं जो हैं वो गांव में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है, जैसा कि आप कई जगह देख रहे होंगे लोग को सौर ऊर्जा वाला ही लगवा रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा चीप भी होता है एंड बेस्ट भी होता है और वो अच्छा भी होता है, उससे हमें बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिजली के बिल की टेंशन नहीं होती है, मतलब बहुत ही कम, क्योंकि वो सौर से ही पूरी तरह से मतलब रिचार्ज हो जाता है। इसलिए भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? क्या किसी को पता है? सौर ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा कहाँ है? इसका आंसर अगर आपको आता है तो आप इसे कमेंट कीजिए। तो चलिए बताते हैं, माधापुर में स्थित है। पवन ऊर्जा को भारत को महाशक्ति का दर्जा प्राप्त हुआ है। भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म कहाँ है? विशालतम पेटी तमिलनाडु के नगर कोंडल मदुरई में स्थित है तथा महाराष्ट्र, केरल, गुजरात आदि भी पवन ऊर्जा को लिए जाने जाते हैं, ठीक है। बायोगैस किसे कहते हैं? जो भी जीवों के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे जो गैसें उत्पन्न की जाती हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, उन्हें ही बायोगैस कहते हैं। जैसे यदि पशु के गोबर आदि से प्रयोग से जो गैस बनती है उसे गोबर गैस प्लांट कहा जाता है। यह उर्वरक की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है। अब हमारा लास्ट हेडिंग है ऊर्जा का संरक्षण। तो जैसा कि आप जानते हैं ऊर्जा भी बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित है, तो इसे भी संरक्षण करना अति आवश्यक है। तो इसे हम किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं? बहुत आसान से मेथड है। जब भी आप अपने रूम से बाहर निकलें तो अपने रूम का फ़ैन ऑफ कर दें, तो इससे भी ऊर्जा संरक्षित हो जाती है। और जब भी हम पानी के मोटर को ऑन रखते हैं और उसे भूल जाते हैं और काफ़ी देर तक पानी गिर जाता है, तो उसे भी ध्यान रखें, उसे टाइम पे देख के बंद करें। रूम के फालतू की लाइट्स जो भी हैं उन्हें ऑफ़ करें, जितनी ज़रूरी हो उतनी ही चीज़ों का उपयोग करें। तथा जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उनका भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा मतलब इम्पॉसिबल है। अगर आप गांव में हो तो मे बी, बट शहर में तो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है कि आप लकड़ी जला के खाना बना लें। बट हाँ, इसका उपयोग ना ही करें क्योंकि इससे पॉल्यूशन भी होता है। तो रहने ही दें, आप बस स्विच पे ही ध्यान दें,
और स्विचेस बंद रखें। एकदम ही अंधेरा नहीं कर देना है, एकदम अंधेरा करके मत बैठ जाना अंधेर नगरी में। बस जितनी ज़रूरी हैं उतने स्विचेस को जलाएं, जितने ज़रूरी नहीं है, जो आपको लगता है कि फालतू हैं, ऊपर वाले रूम की भी स्विच जल रही है, नीचे वाले रूम की भी जल रही है, तो उन्हें ऑफ़ रखें। ठीक है। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अब हम कल स्टार्ट करने वाले हैं अपना 6th चैप्टर। ठीक है, बाय।